आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति में भी हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है, लाइन एंड एंगल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। जैसे कि पहले पहले हम देखेंगे एक बार पृष्ठ यानी कि सरफेस। पृष्ठ क्या होता है? सरफेस, इसकी पृष्ठ की केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती। जैसे पेपर, ठीक है, दीवार का सतह वाला हिस्सा, दीवार की सतह, ठीक है, इसकी सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये कोई दीवार की सतह है, ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी लेंथ यानी कि लंबाई, और ये हो गई इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, तो पृष्ठ है उसकी सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिंदु। ठीक है, बिंदु, पॉइंट। बिंदु वह होता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। कुल मिला के बात है कि उसका कोई भाग नहीं होता। सपोज दैट ये क्या है? बिंदु है। यहाँ पे तो आप बोलोगे सर इसको नाप सकते हैं, इसकी मोटाई निकाल सकते हैं, इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं, एज ए सर्किल होता है तो इसकी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिंदु का कोई माप नहीं होता। यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक है इसलिए बताना पड़ रहा है। बिंदु की ना लेंथ होती है, ठीक है, ना विड्थ होती है और ना ही उसकी मोटाई होती है। ठीक है, ठीक है, ना उसकी लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट, हाइट को मोटाई बोलते हैं, ठीक है, ना उसकी हाइट होती है। बिंदु समझ में आ गया। बिंदु के बाद पढ़ते हैं रेखाखंड, सॉरी रेखा, रेखा, लाइन। रेखा वह होती है जिसमें क्या होती है? जिसमें लेंथ होती है, लेकिन केवल लेंथ होती है, उसकी ना विड्थ होती है और ना ही उसकी हाइट होती है। यानी कि रेखा वह होती है जिसकी लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसकी लंबाई इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसे हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ये एक रेखा होती है जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो, वो रेखा का निशान होता है। सपोज करो ये ए से बी जा रही है, तो हम इसे डिनोट करेंगे रेखा ए बी। ठीक है, रेखा ए बी से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। रेखा का कोई सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं होता, यानी कि रेखा किसी एक पॉइंट से शुरुआत नहीं होती। ठीक है, ये हमें एक्चुअल में हम बताते हैं कि रेखा ए और बी, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो रेखा ए और बी नहीं होता, उसको एक्चुअल में रेखाखंड कहते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। रेखा अनंत तक जाती है। ठीक है, इसका कोई सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं होता, यानी कि कहीं से ये स्टार्ट नहीं होती है। अब पढ़ते हैं किरण, यानी कि रे, किरण, रे। जैसे रेखा का सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं होता, वैसे किरण का सोर्स ऑफ पॉइंट होता है, यानी कि किरण कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और अनंत तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है। जैसे कि लेजर लाइट,
लेजर लाइट। लेजर लाइट का एक सोर्स ऑफ पॉइंट होता है जहाँ से हम बटन स्टार्ट करते हैं। लाइट का जो बल्ब है वो उसका सोर्स ऑफ पॉइंट होता है और वो जहाँ तक भी जाए जा सकती है, यानी कि उसका अंत नहीं होता, अनंत तक जा सकती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, किरण को हम डिनोट करते हैं जस्ट लाइक किरण मान लो ए से शुरू हुई और इनफाइनाइट तक गई, जिस बिंदु पर जाके रुकी उसको बी मान लेते हैं, वो इनफाइनाइट पे यानी कि अनंत पर है, तो हम इसको डिनोट करेंगे किरण ए बी। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ लेते हैं कि किरण ए बी को कैसे डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, रेखा प्लस खंड। खंड का मतलब होता है भाग या टुकड़ा। ठीक है, सपोज करो ये एक रेखा है। ठीक है, इसका मैंने एक भाग यहाँ से यहाँ इसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया रेखा खंड ए और बी। इसकी एक निश्चित लंबाई होगी, यानी कि क्या होगी इसकी एक निश्चित लंबाई होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड ए बी। इसको हम डिनोट करेंगे रेखाखंड ए बी। ठीक है, किसी रेखा का एक टुकड़ा, एक खंड जिसकी एक निश्चित लंबाई हो उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। इसको डिनोट करते हैं रेखाखंड ए बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो हमें देखने होंगे, जैसे कि पहला पॉइंट है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। सपोज करो ये एक सरल रेखा है। ठीक है, इस पर अनंत, जब ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो इस पर बिंदु भी कितने हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिलकर जब ढेर सारे बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिलाएंगे, एक सीधी लाइन में मिलाएंगे, तो वो हमें क्या बना के देगी, एक रेखा बना के देगी। यानी कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, इनफैक्ट होते ही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर दो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सपोज करो ये एक बिंदु है। ठीक है, ये एक बिंदु है, इससे मैंने एक रेखा ये खींची, इससे मैंने एक रेखा ये खींची, इससे मैंने एक रेखा ये खींची, एक ये खींचती, एक ये खींचती, ऐसे कर करके मैं इनफाइनाइट लाइंस एक बिंदु से खींच सकता हूँ। यानी कि एक बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगला हमारा सोर्स ऑफ पॉइंट, अगला हमारा पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट हो गया हमारा एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से इनफाइनाइट यानी कि अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट है हमारा, दो अलग अलग बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। सपोज करो यहाँ पे मैंने ढेर सारे बिंदु बना लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ढेर सारे बिंदु बना लिए। अब हमारा पॉइंट कहता है, हमारी थ्योरी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ
दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही खींची जा सकती है। यानी कि कोई भी दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ अधिकतम एक रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा नहीं खींच सकते। चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने लिया ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं। इन दोनों पॉइंट से हम एक रेखा शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने एक रेखा खींचना शुरू किया तो ये देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही यहाँ से जा रही है। अगर मैं इसी पॉइंट को दोबारा लूँगा, अब इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ से भी एक ही रेखा जा रही है, इस पॉइंट से भी एक ही रेखा जा रही है, इस पॉइंट से भी एक ही रेखा जा रही है, इस पॉइंट से भी एक ही रेखा जा रही है और इस वाले पॉइंट से भी एक ही रेखा जा रही है। किसी भी अगर आप दो बिंदुओं को लेंगे तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, रेखा की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि रेखा हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। रेखा हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। जिसके हम रेखा की बात करते हैं वो कैसी होती है? एकदम सीधी होती है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट, दो भिन्न रेखाओं में एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। अब इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे दो रेखाएं ली, रेखा ए, ठीक है, और रेखा बी। ऐसे मैंने एक रेखा ली यहाँ पे सी, ऐसे ही मैंने एक रेखा यहाँ से ली डी, और ऐसे ही एक रेखा और ले लेता हूँ मैं यहाँ से, हाँ ये गई ई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं बात करूँ देखिए रेखा ए और बी की बात करते हैं। रेखा ए और बी, रेखा ए रेखा बी, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है रेखा ए बी का, रेखा ए बी का एक ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, रेखा बी और सी की बात करूँ, रेखा बी और रेखा सी दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, रेखा ई और रेखा ए की बात करूँ तो ये यहाँ पे काट रही है, रेखा ई और बी की बात करूँ तो यहाँ काट रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो रेखाओं का अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं? एक। ठीक है, यहाँ की बात करूँ मैं, रेखा ए और रेखा सी की बात करूँ तो ये रहा इनका उभयनिष्ठ बिंदु। रेखा डी और रेखा ई की बात करूँ, ये रहा इनका उभयनिष्ठ बिंदु। रेखा ई और रेखा सी की बात करूँ, ये रहा। रेखा डी और रेखा सी का ये रहा। ठीक है, रेखा ए और रेखा डी का ये रहा। रेखा डी और रेखा बी का ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक, सॉरी, दो यानी कि दो भिन्न रेखाएं कितना हो सकता है? एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल सकती है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दो भिन्न रेखाओं में एक बिंदु ही उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? एक बिंदु ही उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो सकता है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ की केवल क्या होती है? केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, बिंदु उसे कहते हैं जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। ठीक है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। ठीक है,
लाइन बोलते हैं जिसकी लंबाई हो लेकिन मोटाई और चौड़ाई ना हो, उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, किरण, किरण का एक सोर्स ऑफ पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, उसको किरण बोलते हैं, जस्ट लाइक लेजर की लाइट। और किरण को डिनोट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, रेखाखंड, लाइन का एक टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा, एक खंड जिसकी एक निश्चित लंबाई हो, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेखा की कोई मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, ऐसे रेखाखंड की भी मोटाई और चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, रेखाखंड को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कई बार सवाल इनसे एग्जाम में आ जाता है। तो एक रेखा पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, यानी कि, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी होती है। ठीक है, एक बिंदु से हम इनफाइनाइट रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, दो बिंदुओं से अधिकतम एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से अधिकतम एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो भिन्न रेखाओं के मध्य या दो भिन्न रेखाओं में केवल और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। सपोज करिए ये एक रेखा है, ये रेखा बी है, इन दोनों के बीच में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे? केवल और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन होगा। ठीक है, जहां पर ये मिल रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं। ठीक है, जब दो भुजाओं का शीर्ष बिंदु एक हो तो भुजाएं कैसी कहलाती हैं? आसन्न। यानी कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक भुजा ये बना दी। ठीक है, एक भुजा ये बना दी, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। तो यहाँ पर ए और बी क्या होंगे? और इसको मैंने नाम दिया सी। तो यहाँ पर ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों क्या होंगी? ये दोनों आसन्न भुजाएं होंगी। कैसी भुजाएं होंगी? आसन्न भुजाएं। ठीक है, जब इनका दोनों, किसी दो भुजाओं का या दो से अधिक भुजाओं का सोर्स ऑफ बिंदु यानी कि शीर्ष बिंदु एक हो तो वो भुजाएं कैसी कहलाती हैं? आसन्न भुजाएं। सपोज करो मैंने यहाँ से एक भुजा और बना दी डी, एक भुजा और बना दी मैंने यहाँ से ई। ठीक है, तो ए सी, ठीक है, बी सी, ठीक है, सी डी, ठीक है, और सी ई। ये सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी? ये सारी की सारी भुजाएं आसन्न भुजाएं होंगी। ठीक है, इसके बाद हम रखते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, ऐसी भुजाएं ठीक है, ऐसी भुजाएं जिनका जो शीर्ष बिंदु है वो उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि कॉमन ना हो। सपोज करते हैं ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष बिंदु कॉमन ना हो। सम्मुख भुजाएं, ऐसी दो या दो से अधिक ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष बिंदु एक ना हो। सपोज ए बी और ए डी, अगर मैं बात करूं तो ए बी और ए डी ये दोनों क्या होंगी? आसन्न भुजाएं होंगी ये तो। ठीक है, ऐसे में बात करूं ए बी ए और बी सी, बी ए और बी सी, बी ए
और BC, ये भी क्या होंगे, ये भी आसन्न भुजाएं होंगी। ठीक ऐसे ही DC और DA, ये भी आसन्न भुजाएं होंगी। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सम्मुख भुजाओं की, हम बात कर रहे हैं सम्मुख भुजाओं की। तो AB और DC ये क्या होंगे, क्योंकि AB में कोई कॉमन नहीं है, DC में कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों सम्मुख भुजाएं होंगी। ठीक, AD और BC ये भी क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख का मतलब होता है समान मुख वाली, मुख के सामने वाली, सॉरी समान मुख नहीं, मुख के सामने वाली। सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने, यानी कि ये है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये भुजा है। तो सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो AB के सामने कौन सी है, DC, ठीक है, और AD के सामने कौन सी है, BC, तो ये आपस में सम्मुख भुजाएं होंगी। अब हम पढ़ेंगे कोण, अब हम पढ़ेंगे कोण, एंगल। एंगल, ठीक है, कोण क्या होता है, हम इसे कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोण। अगर मैं बात करूं, ये हो गया इनका शीर्ष बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु से दो किरण, किरण A और किरण B प्रारंभ हो तो उनके मध्य एक कोण बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इसकी भुजाएं कहलाएंगी, भुजा A और भुजा B। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होगा इनका शीर्ष बिंदु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, पहला होता है न्यून कोण। पहला होता है न्यून कोण, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अगर मैं यह बात करूं तो ये सब क्या है, ये सब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो क्या हो, अधिक हो, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, इसका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ऐसे इसका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, ये सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि न्यून कोण क्या होता है, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े, ऐसे कोण
जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण, अक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे अक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा होता है समकोण, राइट एंगल। नब्बे डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण या राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और इसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या है यहाँ पे? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करूँ न्यून कोण की तो 1 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक सारे के सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री होगा समकोण। ठीक है, आगे चलते हैं। समकोण के बाद आता है अधिक कोण। समकोण के बाद आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो क्या हो? बड़े हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कोण थीटा, ये वाला कोण भी थीटा और ये वाला कोण भी थीटा। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये पूरा क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? 180 डिग्री। और ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। अब आप देख रहे हो 90 डिग्री से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चौथा चलते हैं। चौथा है सरल कोण। चौथा है सरल कोण। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक सीधी रेखा, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? सपोज करो ये क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि सरल कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। इसे हम रिजु कोण भी बोलते हैं। सरल कोण के साथ साथ इसे हम बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका एक दूसरा नाम भी है रिजु कोण। रिजु कोण। ठीक है, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? सरल कोण या
रिजु कोण इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आगे चलते हैं। अब हमारा पांचवा है बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम देखें तो ये 180 डिग्री हो गया। अगर इसी लाइन के ऊपर मैं एक और लाइन खींच देता हूँ तो ये हो गया 360 डिग्री। अगर मैं इसी के ऊपर एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ से तो ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री। अगर हम देखें तो 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। अगर मैं बात करूँ 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। बृहत्त कोण होता है 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक को क्या बोल सकते हैं, बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा है पूर्ण कोण। छठा है पूर्ण कोण, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अगर यहाँ बात करें तो मैंने एक लाइन ये खींची, ठीक है, एक लाइन ये खींची, दूसरी इसी लाइन की जैसे मैंने यहाँ पे खींची, ये तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये समकोण हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये अधिक कोण हो गया, ये ऋजु कोण हो गया या सरल कोण हो गया, ये बृहत्त कोण हो गया। ऐसे ही ये लाइन, अगर ये लाइन वापस ऐसे ही यहाँ से चलती 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 वापस इसी के ऊपर आ जाए, यानी कि ये लाइन इसी के ऊपर आ गई, ये लाइन इसी के ऊपर आ गई, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री का। यानी कि कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360 डिग्री का। और इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कंप्लीट एंगल होगा तो सेम एक ही लाइन होगी, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन ओवर ड्रा हो जाएगी, यानी कि ये लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, ये लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी। लेकिन पूर्ण कोण का पता कैसे लगेगा, ये वाला साइन, ये जो साइन है ये वाला ब्लैक कलर का, ये साइन बताएगा कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण है 360 डिग्री का। क्योंकि अभी हम एक जीरो कोण पढ़ेंगे। जीरो कोण भी वही होता है जहाँ पर रेखा एक के ऊपर एक होती है, लेकिन वहाँ ये वाला हिस्सा नहीं होगा। सपोज करो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज जीरो कोण।
इसे हम बोलते हैं जीरो कोण। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं बना हुआ, इसको हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ जीरो कोण। ठीक है, जीरो कोण। इसको शून्य कोण भी बोलते हैं, हिंदी में इसको शून्य कोण बोलते हैं और जीरो एंगल। ठीक है, शून्य कोण, वैसे शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जीरो कोण, जीरो एंगल, वैसे इसे हम जीरो एंगल बोलते हैं। वैसे जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, वैसे ये बात अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से करें तो गलत है, लेकिन कुछ ऑथर लिखते हैं शून्य कोण, तो बच्चे पूछते रहते हैं शून्य कोण क्या होता है, तो बता देता हूँ, जीरो एंगल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्यों नहीं है, आगे जाके बताऊंगा कि शून्य कोण का अस्तित्व क्यों नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे अनुपूरक कोण। ठीक है, या फिर कोटिपूरक कोण। कई बार एग्जामिनर इसे इन नामों से भी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, तो बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं कि सर हमने तो पूरक कोण पढ़ा था, समपूरक कोण पढ़ा था, ये अनुपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो पूरक कोण के ही दूसरे नाम हैं अनुपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो कोण क्या होंगे, दोनों के दोनों कोटिपूरक कोण, पूरक कोण, अनुपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोण कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। सपोज करो ये क्या है, एक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इस पे मैंने बना दिया ये एक लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैंने नाम दिया थीटा, इसको मैंने नाम दे दिया गामा। ठीक है, थीटा डिग्री और गामा डिग्री मैं बात करूं तो थीटा डिग्री प्लस गामा डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ हम बोल सकते हैं थीटा और गामा क्या है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण कैसे होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों ही कोण क्या है, 90 डिग्री के, सॉरी दोनों ही कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। सपोज करते हैं थीटा को माना मैंने 40 डिग्री, तो गामा कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, थीटा को माना मैंने 60 डिग्री, तो गामा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा को माना मैंने 75 डिग्री, तो गामा कितना हो गया, 15 डिग्री। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सारे कोण कैसे हैं, सारे कोण कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे। सारे कोण कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे। तो क्या होता है, पूरक कोण
पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण हमेशा कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। पूरक कोण हमेशा क्या होते हैं? न्यून कोण, यानी कि अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि पूरक कोण हमेशा कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। पूरक कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर मैं बात करूं समकोण, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, चलो मान लेते हैं कि मैंने कहा कि समकोण का पूरक क्या होगा। मैंने कहा समकोण का पूरक क्या होगा। बच्चा बोलेगा 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री बराबर 90 डिग्री। लेकिन 0 का तो कोई महत्व हो ही नहीं है। 0 तो ना जुड़ता है ना घटता है। 0 तो ना जुड़ता है ना घटता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पहली चीज़ तो 0 से गलत हो गई कि भाई 0 ना जुड़ता है ना घटता है। दूसरी चीज़, पूरक कोण हमेशा क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, जबकि 0 डिग्री तो न्यून कोण ही नहीं होता। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। उसी को तो हम न्यून कोण बोलते हैं, उसी को तो हम न्यून कोण बोलते हैं। तो इसलिए 0 डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। 0 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पूरक कोण समझ में आया? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इनके दूसरे नाम है अनुपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण हमेशा हमेशा न्यून कोण होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला सवाल कि एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 3 गुना है। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का क्या है? का 3 गुना है। तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया एक राइट एंगल। ठीक है, इस पे मैंने दो कोण बना लिए। इसको मैंने मान लिया थीटा। पहले कोण को मैंने मान लिया थीटा। दूसरा कोण कितना है? इसका 3 गुना है। इसका 3 गुना यानी कि 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। 4 थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर 4 को मैं 90 से काटूंगा तो कितना आएगा? 22.5। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया? 22.5 डिग्री का। और अगर मैं यह बात करूं तो 3 से गुणा करता हूँ, 22 66, 67.67 सही 1/2 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया? 67 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल है किसी कोण का पूरक कोण उसके दुगने का 30 डिग्री कम है तो कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो वही बात राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिए ये दो पूरक कोण। ठीक है, इसको मैंने माना थीटा। अभी क्या कह रहा है? माना वह कोण क्या है? थीटा। किसी कोण का पूरक कोण उसके दुगने का 30 डिग्री कम है। इसका दुगना, तो ये वाला कोण क्या होगा? इसका दुगना, और इससे कितना कम है? 30 डिग्री कम है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो थीटा डिग्री प्लस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 30 डिग्री को हम इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बराबर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 120 डिग्री। 3 से काटेंगे
40 बार। थीटा कितना आया? 40 डिग्री। 2 थीटा 80 में से 30 गए तो 50 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर इज 40 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। समपूरक कोण। अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक का दूसरा नाम है परिपूरक कोण। परिपूरक कोण, ठीक है। समपूरक का दूसरा नाम है परिपूरक कोण, ठीक है। जब दो कोणों का योग यानी कि कोण थीटा प्लस गामा, दोनों का योग क्या हो? 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कौन से कोण कहलाते हैं? समपूरक या परिपूरक कोण। समपूरक कोण के युग में एक न्यून कोण तथा एक अधिक कोण, ये दोनों समकोण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री कैसे बनाते हैं? ये हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस पे हमने दो कोण बना दिए। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, यानी कि इसको मैंने लिया थीटा और इसको मैंने लिया गामा। तो यहाँ पे थीटा प्लस गामा क्या हो जा? 180 डिग्री। अगर मैं यह बात करूँ तो थीटा क्या है? अगर मैं यह बात करूँ तो थीटा क्या है? थीटा है न्यून कोण। थीटा क्या है? न्यून कोण। लेकिन गामा क्या है? गामा क्या है? अधिक कोण। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? न्यून कोण। और गामा क्या है? अधिक कोण। दोनों का मान कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ये तो हो गया इसकी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन भी बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये थीटा और ये गामा। थीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री। लेकिन थीटा भी कितना है? 90 डिग्री। और गामा भी कितना है? 90 डिग्री। पूरक कोण में क्या था? पूरक कोण में दोनों दोनों क्या थे? न्यून कोण थे। लेकिन समपूरक कोण के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस पहला जिसमें एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा, ठीक है। या फिर या तो ये वाला न्यून कोण हो जाएगा या फिर ये वाला न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? एक न्यून कोण होगा तो दूसरा क्या होगा? अधिक कोण होगा, ठीक है। इसका केस नंबर 2 क्या बनता है? इसके दोनों के दोनों समकोण भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में समपूरक होंगे। क्या होंगे? समपूरक या परिपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। किसी कोण का परिपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, उसका 5 गुना है तो कोण ज्ञात करो। अगर मैं बात करूं तो मैंने कोण क्या माना? ठीक है, इसको मैंने मान लिया कोण थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 5 थीटा। यानी कि थीटा प्लस 5 थीटा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। 5 और 1 6 थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यह कितना हो गया? 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 150 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है।
सही में एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अगला सवाल है, किसी कोण और उसके संपूरक कोण का अंतर कितना है? 40 डिग्री। तो कोण ज्ञात करो। माना ये कोण है, इसको मैंने मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया गामा। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के संपूरक। तो यानी कि संपूरक है तो थीटा प्लस गामा इजकल टू, थीटा और गामा का योग कितना है? 180 डिग्री। लेकिन थीटा और गामा का अंतर कितना है? थीटा माइनस गामा बराबर कितना है? 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हमें थीटा ज्ञात करना है। हमें थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को जोड़ दूंगा। प्लस का गामा माइनस का गामा आपस में कट जाएंगे। थीटा प्लस थीटा क्या हो गया? 2 थीटा। इधर इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, 2 से काटूंगा 110। तो थीटा का मान कितना आया? 110 डिग्री। डेट इज आंसर। अगर गामा का मान पूछे तो 180 माइनस 110 इजिकल टू 70 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।